Good morning, children. This is Imran sir, and see today I am teaching you a chapter titled Holi. Holi by K.A. अब्बास। आओ आज पढ़ते हैं इस पाठ को हिंदी में ताकि अधिक से अधिक बच्चे समझ सकें। जो के अब्बास हैं इनका पूरा नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और इस पाठ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एटलीस्ट मतलब 4 to 5% के मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस पाठ को सबसे पहले समझो। देखो, इस पाठ में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम होली है। हालांकि उसका नाम सुलेखा है, लेकिन उसके प्यार से लोग होली बोलते हैं। प्यार से कह सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत भोली भाली है, वो असामान्य बच्चों की तरह नहीं है, असामान्य है जी, इसलिए उसका नाम पड़ गया होली, जिसको इनसे बोलते हैं सिंपल्टन। और ये जो लड़की है, ये जो बच्ची है, जब बचपन में बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जब वो 10 मंथ की थी तब वो अपने चारपाई से, जिस पर उसकी माँ उसको लेटाई थी, गिर गई थी और पीछे सर पर चोट लग गया था, जिसके चलते वो बिल्कुल मतलब मंद बुद्धि की हो गई। और शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, लाइक शी वॉज स्टैमरिंग। वो तोतला रही थी, बात साफ नहीं कर रही थी। जैसे कोई पूछता है कि भाई बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो कहेगी बोली। तो ऐसे लगता है कि कोई आदमी हंसता है और लोग लगता है कि भाई इसको कुछ बीमारी है। और ठीक जो बच्चे होते हैं ना, जो उनकी कंपनी होती है, कोई बच्चा तोतली बोली बोले या कोई मतलब उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो लोग उसको एक अलग तरह से देखते हैं। तो ठीक वैसे इस बच्ची को भी समाज में लोग ऐसे देखते थे और उस पर प्रॉपर टेंशन, प्रॉपर ध्यान, पूरा समुचित ध्यान नहीं दिया जाता था। इसी तंत्र लड़की बिल्कुल मतलब काफ़ी उसका विश्वास गिर गया, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर गया। और एक कुल मिलाकर 4 बहनें थीं और 3 भाई। और तीनों बहनें का जो नाम है यहाँ पर, एक का नाम है राधा, दूसरे का नाम है मंगला और तीसरे का नाम चंपा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो, राधा, मंगला और चंपा, ये 3 बहनें हैं। और इस सब में छोटी सुलेखा है, जिसका नाम होली ने रख दिया है। जब वो 10 मंथ की थी तो वो चारपाई से या खाट से गिर गई थी, जिसके चलते उसके सर में चोट था। और होता है ना कि आदमी दिमाग सोचता है, ब्रेन का हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम रोल है कि अगर आपका दिमाग ही ठीक से काम न करे तो आप मतलब कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा मन बुद्धि की थी, चारपाई पर से नीचे गिर जाने के चलते उसकी माँ ने उसे सुला कर कहीं कोई काम कर रही होंगी और वो गिर गई। और जब वो 2 साल की हुई, 2 years old, तब क्या हुआ कि चिकन पॉक्स, जो बोलते हैं ना उसमें चेचक, उसका अटैक आया। चेचक में पूरे बॉडी में जो होते हैं ना, पूरे स्किन पर आ गए थे और जिसके चलते उसके सारे जो मतलब स्किन थे ना, वो डिस्कलर हो गए थे, डिस्फिगर्ड हो गए थे और वो सुंदर नहीं दिख रही थी। और ये पूरी की पूरी पाठ है ना, उसी की सुंदरता पर ही, जो ब्यूटी होती है ना, सो कॉल्ड ब्यूटी, लड़कियों की जो सुंदरता है, इसी पाठ पर केंद्रित है कि अगर एक कोई लड़की सुंदर है तो उसके शादी ब्याह में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और अगर कोई लड़की सुंदर नहीं है, सो कॉल्ड डिफाइन ब्यूटी इन द सोसाइटी। समझ ने क्या किया है कि लड़कियों के ब्यूटी को डिफाइन कर दिया कुछ पैरामीटर रख के, तो उस पैरामीटर को वो लड़की भोली या सुलेखा फुलफिल नहीं कर रही है। इसी के चलते जो उसका परिवार है उसको ध्यान नहीं दे पा रहा है। उसके पिताजी का नाम है रामलाल, तो शॉर्ट में है, लेकिन जो पूरा नाम है वो है नंबरदार रामलाल। यहाँ देखो, इस बुक में चूंकि ई बुक है, पीडीएफ फाइल है, इसलिए दिख रहा हूँ। नंबरदार रामलाल, ये इनके पिताजी हैं। और ये जो साहब हैं, यह जो है वो रिवेन्यू ऑफिशियल है। रिवेन्यू ऑफिशियल मतलब जो गांव में टैक्स की जो क्या बोलते हैं, जो कर करते हैं ना, टैक्स वगैरह जो लोग देते हैं ना टैक्स, उसी टैक्स को कलेक्ट करने का काम नंबरदार रामलाल जी करते हैं। यानी कि सरकारी कर्मचारी है, सरकारी मतलब ऑफिस में काम करते हैं। और जो इनका हेड है, जिनको इनका मालिक है, उसका नाम है तहसीलदार। जो वो है उसका एक टाइटल दिया गया है यहाँ पर, तहसीलदार। तो होता क्या है कि जो साहब तहसीलदार हैं, ये इन पर कुछ दबाव बनाते हैं स्कूल भेजने का। आओ थोड़ा देखते हैं कि साफ आ रहा है। मैं कैमरा में देखता हूँ कि साफ जो लिखा हूँ वो आ रहा है नहीं। देखिए,
हाँ काम चल जाएगा, क्योंकि आज जो ये है मार्केट काम नहीं कर रहा, ऐसा हो रहा है, कल से मैं कोई न्यू मार्केट ला लूँगा। चलो तो पार्ट समझो। पहले लड़की है, उसका नाम होली है, उसके पिताजी का नाम नंबरदार रामलाल है, रामलाल पहले छूट गया, रामलाल है, और ये रिवेन्यू ऑफिशियल है, यानी कि एक अधिकारी है, सरकारी मतलब काम करते हैं, मतलब सरकारी नौकरी इनकी है। इनका बॉस है वो तहसीलदार है। और ये जो लड़की बोली है, ये 4 बहनें हैं, बड़ी का नाम राधा है, उसके बाद मंगला है, उसके बाद चंपा है, और 3 भाई लोग हैं, सबसे छोटी यही है। और ये बचपन में बिल्कुल सामान्य बच्ची थी, जब इसका जन्म हुआ था तो बिल्कुल सामान्य थी, इसको कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे ही 10 मंथ की हुई, 10 मंथ्स ओल्ड, तो क्या हुआ कि चारपाई से खाट से गिर गई थी। इसकी मम्मी इसको सुलाकर कहीं काम कर रहे होंगे, गिर गई, और जो ब्रेन का जो पीछे का पोर्शन है ना, उस पर चोट लग गया, और ये बिल्कुल मतलब असामान्य हो गई। असामान्य बच्चों की तरह नहीं बिहेव करती थी। और जब 2 साल की हुई तो क्या हुआ कि उसको चिकन पॉक्स हो गया। चिकन पॉक्स जो आप बोलते हैं चेचक, चिकन पॉक्स जो तुम्हारे बुक में लिखा है ना, पोक मार्क्स, पोक मार्क्स, हाँ मतलब जो चेचक के दाने उसके पूरे बॉडी पर आ गए, इसके चलते जो उसकी सुंदरता थी वो खराब हो गई। और हुआ क्या कि भाई परिवार के जो लोग थे ना, चिंतित थे कि भाई इसका क्या करें, इसकी शादी कहाँ पर करें हम, क्योंकि राधा का, मंगला का, चंपा का जो शादी थी, इन तीनों लड़कियों की शादी अच्छे घर में हो गई थी, लेकिन परेशानी इसकी थी क्योंकि यह सो कॉल्ड ब्यूटीफुल नहीं थी। एक दिन क्या हुआ कि ये जो साहब है, तहसीलदार साहब आए, और स्कूल में एक स्कूल बना हुआ था, गांव में एक स्कूल बना हुआ था, और उस स्कूल का उद्घाटन होता है। जब उद्घाटन होता है तो तहसीलदार साहब कहते हैं कि भाई देखिए रामलाल जी, नंबरदार रामलाल जी, आप जो हैं इस गांव में पढ़े लिखे आदमी हैं, आपकी सरकारी नौकरी है, हम चाहते हैं कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत आप करें, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें। बोलते हैं ठीक है सर भेजेंगे। घर पर आते हैं, राय करते हैं, क्योंकि ये बड़ा अधिकारी है उनका, जो तहसीलदार साहब है ना, ये रेवेन्यू ऑफिसर से बड़ा पोस्ट है, तो ये साहब इनका बात नहीं कर सकते हैं। तब होता क्या कि अपनी पत्नी से सलाह लेता है कि भाई क्या करें। पत्नी कहती है कि नहीं, लड़कियां अगर स्कूल पढ़ने जाएंगी तो फिर उनसे शादी कौन करेगा। एक उसमें वाक्य लिखा गया है, सेंटेंस इंग्लिश में, मतलब इफ गर्ल्स विल गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। यह जो वाक्य है बहुत कुछ कहता है। वो जिस जमाने में ख्वाजा अहमद आबाद साहब ने इस पाठ को लिखा होगा, उस जमाने में जो महिलाएं होंगी ना, वो खुद महिला के शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होंगी, वे खुद उसका विरोध कर रही होंगी। शायद यही बात सोच कर उन्होंने इस लाइन को लिखा है। तो खुद जो इसकी मम्मी है होली की, वो कहती कि बेटी पढ़ने नहीं जाएगी। लेकिन ये जो साहब है ना, उसके हस्बैंड कहते हैं भाई बड़े अधिकारी हैं, इनके तो बात काटेंगे नहीं। क्या होता है, अगले दिन इस बच्ची को नहलाया जाता है, इसके सर में तेल आता है, बाल कॉम किया जाता है, कंघी से बाल सही किया जाता है, और स्कूल भेजा जाता है। लड़की को जब बाहर निकाला जाता है तो घर से बाहर जाना ही नहीं चाहती है। क्यों भाई? क्योंकि कुछ दिन पहले उसी घर में गाय थी, जिसका नाम क्या था, इसका नाम लक्ष्मी था, और उस गाय को इन लोगों ने बेच दिया। तो ये समझती है कि अगर हम घर से बाहर जाएंगे तो मुझे भी बेच दिया जाएगा, इसलिए वो जाना चाहती नहीं है। फिर जैसे तैसे पापा उसको घसीट कर लेकर स्कूल जाते हैं। और एक और उसमें बात बता दूं कि जो लड़की है भोली, इसको इसके पहले कभी अच्छे कपड़े नहीं मिले हैं और कोई प्रॉपर केयर नहीं था। ये जो राधा, मंगला, चंपा, ये जो तीनों बहनें को जब कपड़ा पुराना हो जाता था, उसी पुराने कपड़े से मतलब इसको दिया जाता था। तो इसे कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग थलग थी, इस पर कोई प्रॉपर केयर या कोई ध्यान वान दिया जाता नहीं था। ये लड़की स्कूल जाती है, और जब वहाँ जाती है तो देखती है कि भाई स्कूल में माहौल है, स्लेट, कुछ लड़कियाँ स्लेट पर कुछ लिख रही हैं, कुछ बच्चियाँ पन्ना पलट रही हैं, इसमें पिक्चर लगे हुए हैं। और जो स्कूल में नर्सरी क्लास का जो माहौल होता है ना, कि भाई नर्सरी क्लास बोलते क्या है, बच्चे राइम सुनाते हैं, या गाय का पिक्चर होगा, एप्पल का होगा, बिल्ली का होगा, ऐसे पिक्चर उक्चर टंगा हुआ है। ये देखती है, खुश हो जाती है। उसकी टीचर आती है, कहती है बेटा नाम क्या है। ये बोलती है बोली, मतलब थोड़ा थोतलाती है। वो समझ जाती है कि भाई जो बच्ची है ना, इसको बीमारी है, चाहे मतलब सामान्य नहीं है। बोलती है बेटा कोई बात नहीं, हम देखेंगे तुमको। वह काफ़ी उसको कंसोल करती है, उसको एश्योर करती है कि चलो कोई नहीं। और वो इतना सारा लाड़ प्यार दिखाती है, जो बल्कि भोली है, सुलेखा है, यह बिल्कुल उसके प्यार में बिल्कुल ऐसा होता है कि मतलब उसकी बात मान जाती है। वो डेली पढ़ने आना जाना लगती है, और ऐसे मतलब दिन चला जाता है। जब पढ़ाई करते करते जब बढ़ जाती है, जब यह 10+2 कर लेती है, मतलब इंटरमीडिएट पास कर लेती है, तब ये बड़ी हो जाती है। और तब इसके पापा जो है ना, रामलाल साहब जी, रामलाल जी, इनको चिंता होती है कि शादी किससे करें हम, कौन करे शादी, क्योंकि लड़की सुंदर नहीं है और पूरे बॉडी में ना चेचक का दाग है, क्या करे इसका। कोई नहीं, अंत में एक साहब है, उनका नाम विशांबर नाथ है। उसका नाम क्या है? विशांबर नाथ। विशांबर नाथ। ये जो आदमी है, इससे सहायता होती है। अब क्या होता है ना कि इसके पापा केस क्या है, इसकी उम्र क्या लगभग मतलब 50 के आसपास है, ये 45-50 के आसपास आदमी है, और लड़की मुश्किल से अंडर 20 है। अब पापा कहते हैं शादी से हम क्यों करें, तो मम्मी कहती है भाई अगर उससे नहीं करोगे तो किससे करोगे, लड़की सुंदर है भी नहीं। भली बात क्या कि जो विशंबर नाथ साहब है, इनकी पत्नी मर चुकी है,
इनकी पहली पत्नी से इनके बेटे बेटी बड़े हो चुके हैं। और यह जो एक मतलब बरनौल है, और ये जो आदमी है इसके पास मतलब ये दुकानदार है, शॉपकीपर है, इसके पास कुछ संपत्ति उम्पत्ति है, उसी के लालच में माँ चाहती है शादी कर दें। कुल मिलाकर शादी फिक्स जाती है। और ये जो साहब है बगल के गाँव से हैं, एक फिक्स डेट पर बारात आती है और बाद में ढोल नगाड़े बाजा सब आता है। और उसकी तीनों बहनें ने राधा मंगा चंपा यह देखकर जल हो जाती है, जलती है कि भाई क्या हो रहा है, हम लोग शादी में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, इसकी शादी में इतने गाजे बाजे हो रहे, इतने इतने धूम धड़ाके हो रहे हैं। मैं सब ईर्ष्या करती है। क्या होता है कि एक मोमेंट आता है बारात में जो कि हम क्या करते हैं, आप उधर जाओ बाबू, जाओ पढ़ा रहे हैं, चले जाओ जाओ, उसको उधर से लेके जाओ। होता क्या है कि आप उधर जाओ, एक मिनट बाबू थोड़ा सा रुक जाओ, इसको हटाना दो। अब होता क्या है कि ये जो होता है ना एक्सचेंजिंग ऑफ गार्लैंड सेरेमनी जो है, जो माला पहनते हैं एक्सचेंज करते हैं माला, एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड, जो माला है ना वो मतलब ब्राइड और ब्राइडग्रूम में को डालते हैं ना, यही मोमेंट है। अब जो ये साहब है ना विशांबरनाथ, इनके कुछ साथी वगैरह हैं, वो क्या करते हैं कि भाई देखते हैं कि भाई इसको तो लड़की सुंदर है ही नहीं, इसके पूरे चेचक का दाग है। इस बात को इससे कहता है, उसका दोस्त कहता है विशांबरनाथ से, रुक जाता है, कहता है हमें शादी नहीं करना है, और डिमांड करता है कि आई नीड 5000 रुपीज। उस जमाने में जब इस पार्ट को लिखा गया है, प्रोबेबली 1980 1970 में पार्ट लिखा गया होगा, तो उस जमाने में इस पैसे की बहुत बड़ी कीमत हुई। अब ये साहब है ना मतलब रामलाल बेचारा डर जाता है, लगता है क्या होगा भाई, पूरी सभा में जहाँ पर तुम्हारे हित आए हैं, मेहमान आए हैं, लोग आए हैं, पूरी गैदरिंग है, वहाँ पर लड़का एक नहीं शादी नहीं करनी, तो फिर क्या होगा, ना कट जाएगी ना भाई, कोई क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे कि भाई शादी नहीं हुई। ये कहता है कि भाई काम करो, 2000 ले लो, काम कर लो, 2000 ले लो, शादी कर लो। बोलता है नहीं शादी नहीं करना हमें, हमें चाहिए कितना 5000। बेचारा लाता है, जाता है अपनी तजुर्बे से और 5000 लाकर उसके पैर पर रखता है, बोलता है बेटा शादी कर लो। ये इस सीन को देखती है लड़की भोली, उसको बड़ा कष्ट होता है, काफ़ी पीड़ा होती है। सी इज इन अटर पेन, सी इज कम्प्लीटली ब्रोकन टू द कोर। वो सोचती भाई अब क्या होगा, कैसे इंसान है जिससे हम शादी करने जा रहे हैं, उसको हमसे जो पैसा है, ये जो इंसान है वो रिश्ता का मतलब कदर करता ही नहीं है। अंत में अब ये फाइनली डिसीजन करती है हमें शादी नहीं करना है, और साफ साफ कहती है पिताजी मुझे शादी नहीं करनी है, सबके सामने पब्लिकली कहती है कि पिताजी मुझे इससे शादी नहीं करनी है। अब क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं, लोग वहाँ के रहते हैं, वो अवाक रह जाते हैं कि भाई ये लड़की जो कभी तोतली बोलती थी आज बिल्कुल साफ सामने बोलती है कि पिताजी आई विल नॉट मैरी दिस पर्सन, तो मुझे इंसान शादी नहीं करना है। महिलाएं कहती है कि भाई नाक कट गया, बोलती कोई बात नहीं। पिताजी बोलते हैं कि बेटा शादी तो नहीं होगी, फिर तुम क्या करोगे, बोले कि मैं आपको बताऊंगी बाद में। बारात में से चला जाता है और वो कहती है कि पिताजी मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ उसी स्कूल में एक टीचर बनकर पढ़ाऊंगी, शिक्षक बनकर पढ़ाऊंगी, उसे जो पैसा मिलेगा मैं अर्न करूंगी और आपके बुढ़ापे में मम्मी पापा की केयर करेंगे, वो कहती है। और इस सारी चीज़ों को उसकी शिक्षक है ना वो देखती है, उसको काफ़ी प्राउड फील होता है कि चलो हमने किसी ऐसी बच्ची को पढ़ाया है जो कि जिसने समाज को वो दिया जो किसी ने नहीं दिया। उसको लगता है ना कि उसने जो विद्यार्थी दिया है वो एक मास्टर पीस है, वो एक बहुत यूनिक है, मैचलेस है। और कहानी समझ आती है। कहानी में जो मेन थीम निकल कर आता है वह है कि जो समाज है, समाज की कैसी है उदासीनता लड़कियों के प्रति, कि जो लड़कियां सुंदर नहीं है, सो कॉल्ड ब्यूटीफुल इन द सेंस कि जो जिन लड़की का शक्ल सुंदर नहीं है, जो फेयर एंड लवली नहीं है, जो गोरी नहीं है, और तो उनको समाज में कोई नहीं रहता है, मतलब उनको शादी में परेशानियां आती हैं, समाज उन पर ध्यान देता है। कहानी का यह सबक है कि हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ब्यूटी आपके जो गोरे कलर पर डिपेंड नहीं करता है, ब्यूटी डिपेंड करता है कि आप समाज में दे क्या रहे हैं। मान लो कि भोली पढ़ी लिखी थी, आज स्कूल में टीचिंग करा रही है, तो समाज को कुछ बैक दे रही है। अगर एक लड़की बहुत सुंदर भी है और अगर उसको कुछ समाज में नहीं दे रही तो फिर उसकी सुंदरता क्या मतलब है। तो ये पार्ट संदेश देता है कि अगर हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, तो कुछ बनते हैं और उसके बाद हम समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, दुनिया को कुछ देते हैं, वो बहुत जरूरी है, न कि मतलब स्किन का कलर। तो इस पार्ट का संदेश ये है कि हमें स्किन के कलर पर ध्यान देना चाहिए, चाहे लड़की गोरी हो काली हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप पढ़ाई लिखाई कितने किए हैं, आप समाज में क्या देना चाहते हैं। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जो समाज की जो उदासीन रवैया है ना, जो समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, उदासीनता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी बात क्या है कि जो डॉरी सिस्टम है ना, डॉरी सिस्टम, इस पर भी चर्चा किया गया है कि जो 5000 रुपये डॉरी है ना, बेकार है। कुछ जो इंसान दहेज की बात करता है वो समाज की बात नहीं करता है, वो समाज विरोधी है, हमें उसका बहिष्कार करना चाहिए। तो बस आज इस पार्ट में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि पार्ट पूरी समझ में आई होगी। फिर से बता दूँ कि इस पार्ट में दो चीज़ें हैं, एक तो दहेज के प्रति उदासीनता है, दूसरी बात क्या है
कि जो लड़कियों के प्रति जो समाज का रवैया है ना कि सुंदर नहीं तो शादी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो सुंदर हो या नहीं हो, सुंदर तो सब होते हैं भाई, सुंदरता क्या परमानेंट नहीं है। सुंदर वो है, इस पार्ट का सबक यह है कि सुंदर वो है जो समाज में लोगों को कुछ देते हैं, डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, आईएएस बनकर, आईपीएस बनकर, या कुछ अच्छा करके जो आप समाज में कंट्रीब्यूट करते हैं ना, तभी आपकी सुंदरता का मतलब है, वरना आप सुंदर नहीं कहलाओगे। तो बस आज इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि पूरी पार्ट समझ में आई होगी। धन्यवाद। थैंक यू।